Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was Kumarakom and Baipur, which were selected under the Swadesh Darshan 2.0 scheme, are located in which state? And correct answer is Kerala. Next question was Britkarnika National Park, which was seen in the news, is located in which state or UT? And correct answer is Odisha. So without wasting any time, let's see what is in the news. एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़, जहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स का इंडेक्स यहाँ पर जारी हो गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करते हुए इंडिया आ गया है 85th पोजीशन पर। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया की पोजीशन थी 87th। ठीक है, सो आप याद रखेंगे 2023 का ये जो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट है उसमें इंडिया का रैंक हो जाता है यहाँ पर 85। दैट मीन्स जो इंडिया के पासपोर्ट होल्डर्स है वो अब 59 कंट्रीज़ में, ठीक है, बिना किसी वीज़ा की आवश्यकता के ये आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। चलिए, तो बात आ जाती है कि 2023 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पर टॉप किसने किया है। तो देखिए जापान ने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन अगेन होल्ड की हुई है। लगातार 5 सालों से अगर हम देखें तो जापान का जो पासपोर्ट है वो यहाँ पर टॉप पोजीशन लिए हुए है, विच मीन्स इसका जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो होल्डर हैं जापानीज़ पासपोर्ट के वो 193 कंट्रीज़ में जा सकते हैं बिना किसी रिक्वायरिंग वीज़ा के। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग तरीके से इस इंडेक्स को निकाला जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए याद रखने के लिए है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसे रिलीज़ करता है किसकी सहायता से। ये जो डेटा है ये कलेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है बहुत सारे इंडेक्सेस के बारे में। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो नेशन में जिस तरीके का अनरेस्ट चल रहा है, जो सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, तो ये यहाँ पे बॉटम ऑफ द इंडेक्स ऑफ 109 पोजीशन पे आया है। दैट मीन्स केवल 27 कंट्री इनके पासपोर्ट होल्डर्स को अलाउ करेंगे अफ़गानिस्तान के लोगों को कि वो वीज़ा फ्री एक्सेस यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए ये कुछ लिस्ट हैं आपके सामने जिसमें मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड आपको दिखाई देंगे और वहीं पर लीस्ट पावरफुल इंडेक्स जो हैं, पासपोर्ट जो हैं वो भी दिखाई देंगे, जिसमें टॉप कर रहा है अफ़गानिस्तान, देन इराक, सीरिया, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया, नेपाल, देन पैलेस्टीन अथॉरिटी एंड नॉर्थ कोरिया। देखिए जब हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो ये जो ओरिजिनल रैंकिंग करता था ये वर्ल्ड पासपोर्ट की इस हिसाब से करता है कि कौन सी होल्डर्स, किस कंट्री के पासपोर्ट होल्डर कितनी कंट्रीज़ में विदाउट प्रायर वीज़ा के यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर हम इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स की बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन, जो कि चेयरमैन भी हैं हेनले एंड पार्टनर्स के। यहाँ पर रैंकिंग को बेस किया जाता है किसके द्वारा, डेटा जो प्रोवाइड करता है IATA विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, और ये दोनों मेंटेन करते हैं वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट डेटाबेस को, जो कि किसी भी कंट्री को प्रोवाइड करता है ट्रैवल इंफॉर्मेशन के बारे में। 2006 में देखिए इसको लॉन्च किया गया था और ये 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को यहाँ पर टैली करता है। सो दीज आर द सम फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो ग्रेजुअली सुधरती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम इंडिया ने होल्ड किया था 87th पोजीशन, अभी इंडिया का पोजीशन है 85th। दैट मीन्स हमारे यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो किसी भी कंट्री में विदाउट प्रायर वीज़ा 59 कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। एंड जापान यहाँ पर टॉप पे है, जो कि आपको दिखाई देगा यहाँ के लोग 193 कंट्रीज़ में बहुत आसानी से जा सकते हैं। वहीं सेकंड नंबर पे आपको सिंगापुर देखने मिलेगा, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन और बाकी की लिस्ट आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे लेकर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्यूरेट हो, सही हो और आपकी मेहनत को एक सही दिशा मिले, सो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। हमारी 2 शाखाएं हैं भोपाल में और इंदौर में, आप दोनों जगह पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही
अधिक जानकारी के लिए आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। सो बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है मिसिंग डॉक्टर्स। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डेटा शो किया है जहाँ पर पता चला है 80% जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी कमी हमें यहाँ पर देखने मिल रही है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब आप बोलेंगे कि भाई ये न्यूज़ हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब हेल्थ के जो इश्यूज आते हैं, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि वाई इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड इन दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, या किसी स्टेट से रिलेटेड डेटा पूछ लिया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। जो एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए पेशेंट डॉक्टर का, वो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आर्टिकल है इसका डेटा आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डेटा शो किया है जिसके हिसाब से ये बताया गया है कि इंडिया में 80% जिन डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हमें इनका शॉर्टफॉल देखने के लिए मिल रहा है, जितने भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें कि रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट की बात करें, जिसे पब्लिश करता है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, तो वो बता रहा है कि इस तरीके के जो स्पेशलिस्ट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता है। देखिए, वहीं जब हम CHCs की बात करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात करते हैं, तो ये 30 बेड का ब्लॉक लेवल हेल्थ फैसिलिटी सेंटर होता है, जिसका मेजर काम होता है कि जो बेसिक केयर है रिलेटेड टू सर्जरी, लाइक गायनोकोलॉजी की बात करें हम, या पीडियाट्रिक्स की बात करें, या जनरल मेडिसिन की बात करें, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं ये यहाँ पर CHC में पहुँचाई जाती हैं। बट ये जो रिपोर्ट आई है ये काफ़ी शॉकिंग है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे CHCs या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होना चाहिए, उनका शॉर्टफॉल है। 83.2% सर्जन्स हमारे पास नहीं है। वहीं अगर हम बात करें गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की, तो 74.2% का शॉर्टेज यहाँ पर है। फिजिशियंस की बात करें तो देखिए 79.1% का डिक्लाइन यहाँ पर हमें देखने मिला है, और पीडियाट्रिशियन की बात करें तो 81.6% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये जो 30 बेड फैसिलिटी CHCs ब्लॉक लेवल हेल्थ फैसिलिटी सेंटर्स है, ये पूरे इंडिया में 6064 पूरे इंडिया में ये बने हुए हैं। ठीक है, अब जो इनका रिक्वायरमेंट है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को यहाँ पर लाना, ये उस रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। देखिए, क्या होता है किसी भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके की CHCs को बनाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो बेसिक सर्जरी की फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर लोगों को मिल जाए, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, या पीडियाट्रिशियन की बात करते हैं या किसी जनरल फिजिशियन की बात करते हैं, तो उनका इन CHCs में अवेलेबल होना, उनकी एक प्रॉपर संख्या यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज रिजल्ट क्या होता है, देखिए, लोग शहरों की तरफ भागते हैं और कई बार रास्ते में ही प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने की वजह से डेथ हो जाती है, जैसे हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं। गायनिक्स के अवेलेबल नहीं होने पर या प्रॉपर रीच वहाँ पर नहीं होने पर लोग किसी भी मेथड का यूज़ कर लेते हैं बच्चे को पैदा करवाने के लिए। रिजल्ट, या तो हमें माता की मृत्यु यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, या जो न्यू बॉर्न हुआ है उसकी यहाँ पर हमें डेथ देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि ये रिपोर्ट एक बहुत अच्छा इंडिकेशन भी दे रही है कि जब हम बात करें 2005 की, तो 2005 में जब हमारे इन CHCs में स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 3550 थी, जो कि इतने साल से 2005 से 2022 तक की अगर हम बात करें तो इसमें 25% का इंक्रीज़ हमें देखने के लिए मिला है। मतलब 3550 से आज हमारे पास 4485 स्पेशलिस्ट इन CHCs में हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और इन CHCs का नंबर बढ़ रहा है, उसी तरीके से हमें इन रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी आवश्यकता है। दैट मीन्स अभी रिक्वायरमेंट अमाउंट से हम 63.8% पीछे हैं। तो इस तरीके के जो डेटाज हैं आप अपने हेल्थ के आंसर्स में इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट अ गवर्नर एंड अ चीफ मिनिस्टर एट लॉगरहेड्स। देखिए, क्या हुआ है, रिसेंटली तमिलनाडु में हमें कुछ उठापटक यहाँ पर देखने मिली है, जहाँ पे RN रवि जो यहाँ के गवर्नर है वो असेंबली से चले गए। तो सवाल ये उठता है कि हैव देयर बीन सिमिलर
इंसिडेंट इन द पास्ट, यस, इसके पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से गवर्नर की पावर्स को यहाँ पर डिफाइन करता है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, गवर्नर्स लगातार न्यूज़ में हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि इस बार कोई ना कोई सवाल हमें एग्जामिनेशन में गवर्नर्स पर देखने मिलेगा। हालांकि गवर्नर के ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें गवर्नर के पावर और गवर्नर्स की जितनी भी एक्ट्स होते हैं उन सबको बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें जा सकते हैं और अपने गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो वीडियो में आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सो आर्टिकल पर आ जाते हैं। देखिए हुआ क्या, तमिलनाडु असेंबली में एक ड्रामेटिक सीन यहाँ पर होता है 9 जनवरी को, जहाँ पर जो गवर्नर हैं वो यहाँ से असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं, जिनका नाम है RN रवि। देखिए होता क्या है, इन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी जो प्री एक्सेप्टेड थी, ठीक है, इसको स्टेट और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए, ठीक है। जैसे ही इसमें कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने मूव किया एक रिजोल्यूशन कि जो भी चेंजेस हैं उसको कर दिया जाए, लेकिन जो मिस्टर रवि हैं उन्होंने बोला कि जो उनका प्रिपेयर्ड पार्ट है स्पीच का सिर्फ वो वही बोलेंगे। रिजल्ट क्या हुआ इस उठापटक में, मिस्टर रवि जो है RN रवि वो असेंबली से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, तो सवाल आ जाता है, क्या गवर्नर बाउंड है किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन को बोलने के लिए। तो देखिए आर्टिकल 154, ठीक है, आर्टिकल 154 बताता है हमें कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, या राज्यपाल की शक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं। 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officer subordinate to him in accordance with the constitution, ठीक है। वहीं जब हम आर्टिकल 163 की बात करते हैं, जो बात करता है राज्यपाल को कौन सहायता देगा, कोई सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। सो ये बता रहे हैं कि द स्टेट दैट द गवर्नर शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर फंक्शंस विच रिक्वायर हिज डिस्क्रिशन, ठीक है। जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वो अपने कार्यों क्या या उनमें से किसी को भी अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कामों को करने के, प्रयोग करने, सहायता देने और सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड जो होगा वो कौन होगा, आपका चीफ मिनिस्टर होता है। वहीं आर्टिकल 163 का क्लॉज 2 यहाँ पर बोलता है कि यदि कोई सवाल उठता है, कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसके संबंध में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर निर्णय ले, तो राज्यपाल अपने विवेकानुसार किया गया जो भी डिसीजन लेगा वो उसका फाइनल डिसीजन होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी बात की विधि मान्यता इस आधार पर उससे प्रश्न नहीं किए जाएंगे, ठीक है, कि उसे अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके कोई डिसीजन लेना चाहिए था या फिर नहीं। सो इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी मैटर इज or is not a matter as respect with the constitution, governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final, ठीक है। लेकिन यहीं पर देखिए क्या होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने मिलेगा हमें 1976 में, जो बोलता है कि जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस है उसके लिए प्रेसिडेंट बाइंड हो जाता है। तो ये सेंटर के केस में बात की जा रही है, लेकिन वहीं जब हम गवर्नर के केस में बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नर यहाँ पर बाइंड नहीं होता है। और इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए और बहुत सारे लैंडमार्क डिसीजन में उसने ये बताया कि लिमिट को उसने डिफाइन किया है कि कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर की जब बात की जाती है तो उसकी सीमा कहाँ तक होती है। तो उसी से रिलेटेड एक केस का यहाँ पर जिक्र किया गया है 2016 का नबाम रेबिया जजमेंट, जिसमें 5 जजेस की एक बेंच यहाँ पर बैठेगी और उस समय के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे JS केहर भी यहाँ पर बैठेंगे। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को ये पावर नहीं देती है कि अ जनरल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है।
इसका कोई अधिकार नहीं दे रहा 163 कि क्या करें आप अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को सुने ही नहीं, ठीक है, या उसकी अगेंस्ट जाकर आप कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पर दिखाएं। सिमिलरली अगर हम शमशेर सिंह और ANR वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1974 का देखें तो वहाँ पर भी 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिन्होंने बोला था दैट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल पावर्स, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मल पावर है इनको अपनी जो इनके मिनिस्टर्स हैं, जो इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके अकॉर्डेंस चलाने होंगे, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पर ये डिस्क्रिशनरी पावर लेने के लिए बाध्य हों, लेकिन इन जनरल जो होगा वो आपको पावर अपनी कैसे रखनी है, एडवाइसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही रखनी है, ठीक। चलिए, तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंसेस हमें देखने के लिए मिले हैं। तो नाउ द क्वेश्चन कम कि वे आउट क्या हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये बोला कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन को सुधारने की आवश्यकता है, और उन्होंने बोला, दे एडवोकेटेड कि भाई हमें एक नॉन पॉलिटिकल गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट करने की आवश्यकता है, और वो भी जो मैकेनिज्म होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, कंसल्ट किया जाएगा जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनके साथ, यहाँ पर इन सबको ध्यान रखना होगा। साथ ही यहाँ पर सरकारिया कमीशन की भी बात की गई है, जिसने पॉइंट आउट किया था कि रोल ऑफ द गवर्नर इज़ टू सी द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड एंड नॉट टू ट्राई टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि सरकारिया कमीशन ने बोला कि गवर्नर का काम क्या है, ये देखना कि गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है या नहीं, ठीक है, ना कि ये कि आप स्वयं जाके गवर्नमेंट को फॉर्म करें। बट जितने भी रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं उसमें गवर्नर अगर कहीं पर कोई सरकार गिरी है या कोई सरकार आई है तो उसमें गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सो ये पूरी बातें इस आर्टिकल में बोली गई। चलिए, अब हम गवर्नर, कोई भी व्यक्ति भारत का गवर्नर कब बन सकता है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र एटलीस्ट 35 ईयर्स की होनी चाहिए, not be a member of either house of the parliament or the house of the legislature of any state, साथ ही वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पर होल्ड करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो 157 और आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नर। वहीं हम अगर आर्टिकल 165 की बात करें तो आर्टिकल 165 बात करता है क्या टर्म्स होती हैं गवर्नर की, कि एक गवर्नर जनरली 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। साथ ही अगर हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, क्योंकि ये उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह यहाँ पर काम करते हैं, और प्रेसिडेंट ही इनको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एट एनी टाइम और अंटिल द प्लेजर प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, जहाँ पर बात की जा रही है एनालाइजिंग द चीटिंग इन दी चेस। देखिए हुआ क्या है, आप एक इमेज देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो हैं, जो कि अभी करंट के वर्ल्ड चैंपियन हमारे हैं, इन्होंने अक्यूज़ किया है हैंस नीमन को, जो कि 19 साल के पुराने अभी पूर्व US चेस ग्रैंड मास्टर रह चुकी हैं। सो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर अक्यूज़ किया है हैंस नीमन को कि भाई इन्होंने चीटिंग की है बहुत सारे चेस गेम में बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ने के लिए हैं ये टर्म्स, जहाँ पे सेट और सेंटेपाउंड्स की बात की गई है। मैं इसका आपको एक ओवरऑल क्रक्स बता देती हूँ। देखिए जब ये अक्यूजेशन यहाँ पर किए गए, जो प्रेजेंट हमारे ग्रैंड मास्टर हैं चेस के, दैट इज़ मैग्नस कार्लसन, उनके द्वारा, तो यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च किया गया और आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ, हो सकता है कि ये जो 19 साल के पूर्व US चैंपियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं हैंस नीमन, इन्होंने AI का बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स में यहाँ पे यूज़ किया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूफ किया जा सके, ठीक है। अब ये कैसे प्रूफ किया जा सकता है कि कोई भी जो प्लेयर है वो यहाँ पर चीटिंग कर रहा है या नहीं। तो पहले रिसर्च क्या करती है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यहाँ पे यूज़ करती है, बहुत सारा डेटाबेस यहाँ पर लाया जाता है, पुराने इन्होंने जितने भी चेस खेले हैं उनको देखा जाता है, इनके मूव्स हर पर्टिकुलर गेम में कैसे रहे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो इन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई नेमन्स के गेम को लेके,
जिसमें ये डिस्कवर किया कि नेमन ने कुछ बहुत लंबी लंबी सीरीज़ खेली हैं जो कि जिसमें मैक्सिमम सीरीज़ में जो इनके मूव्स रहे हैं, ठीक है, प्यादों को चलाने के जो इनके मूव्स रहे हैं वो एआई रिकमेंडेड मूव्स रहे हैं, और इनकी जो टैक्टिक्स है वो बहुत सिमिलर है हर गेम में, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कंप्यूटर का एक जो डेटाबेस होता है, एक जो मूव होता है वो प्रिडिक्टेड मूव होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो इनके मूव है वो प्रिडिक्टेड रहे हैं। बट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि ठीक है, एआई ऑनलाइन गेमिंग में तो हम ये मान सकते हैं, लेकिन ऑनबोर्ड गेम में इन्होंने ऐसा कुछ किया है इसके कोई खास प्रमाण हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो इनका जो डिस्प्यूट है उसका फाइनल डिसाइड होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सवाल आ जाता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये कितने रिलायबल होते हैं। तो एक बहुत पुराना केस है, एक बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रहा ये केस, यूके का है, जहाँ पर एक वुमेन सैली क्लार्क हैं, इन्होंने क्या करा था, इन पे ये आरोप लगाया गया था कि इनके 2 बच्चों की डेथ हो गई है। इनका बोलना था कि ये जो डेथ है ये सडन हुई है और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने मर्डर नहीं करा है, लेकिन आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो डेथ थी दोनों बच्चों की वो एक बीमारी की वजह से हुई थी जिसका नाम था SIDS, which is सडन डेथ, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, सो ये बेसिकली सिगरेट्स वगैरह या स्मोकिंग की वजह से होता है, और इसमें एक प्रोबेबिलिटी डिडक्शन की मेथड एक्सपर्ट्स ने यूज़ करी और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो क्लार्क हैं उनको कन्विक्ट किया गया 1919 में। ठीक है, सो क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज सिड्स। सो देखिए, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है किसी भी हेल्दी इन्फेंट की। ठीक है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है बट अचानक से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और ये इंसिडेंस मेजरली अगर होता है जब बच्चा सो रहा होता है। सो इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। हालांकि कुछ रेयर केसेस में बच्चा जाग भी रहा हो तब भी उसकी सडन यहाँ पर डेथ देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, और इस कंडीशन को कॉट डेथ भी बोलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो न्यूबॉर्न्स बेबीज़ में जो होता है, ये जो सिम्टम्स होते हैं सिड्स वाले, ये प्रीमेच्योर अगर बच्चा हो या लो वेट का बच्चा हो या बर्थ के टाइम ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि उसको बहुत सारे रिस्क हैं, तो ये सिड्स की कैटेगरी यहाँ पर हमें इनिशियल लेवल पर ही देखने मिलती है। हालांकि जो मेन कॉजेज़ हैं सिड्स के वो आज की डेट में भी अननोन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है कि ये स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग कैटेगरी में हमें देखने मिल जाता है। साथ ही बहुत सारी रिसर्च ये भी बताती हैं कि ये जो बच्चे जो ये बेबीज़ होते हैं, इनमें BCHE एंजाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। दैट मीन्स अगर लो BCHE एंजाइम किसी बच्चे के अंदर है तो वो उसकी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और इन्फेंट की एबिलिटी जो होती है जागने की या उसके एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करने की, वो यहाँ पर ख़राब हो जाती है। सो ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए हमारे, ठीक है, जिसमें बॉडी आपकी कंट्रोल करती है आपके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए, जहाँ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रीवियसली कंडक्टेड स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने लो BCHE एक्टिविटी को एसोसिएट किया है with severe systematic inflammation and considerably high mortality। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चा सोते हुए ही यहाँ पर उसकी हमें डेथ देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट देखिए जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है व्हेन इट कम्स टू सिड्स। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 90% स्टडीज़ ने ये रिवील किया है कि जो स्मोकिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एसोसिएट होती है विद द सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सिड्स इवेंट। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ की गई है सेंटीपॉन। पॉन जिस प्यादे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है सेंटीपॉन। बेसिकली एक यूनिट होती है, देखिए याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटीपॉन एक यूनिट होती है टू मेजर यूज्ड इन चेस एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांटेज। ठीक है, अगर हम सेंटीपॉन की बात करें तो एक सेंटीपॉन इक्वल होता है 1/100 पाउंड्स। ठीक है, सो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो 100 सेंटीपाउंड्स होते हैं दे आर इक्वलेंट टू 100 सेंटीपाउंड्स आर इक्वलेंट टू 1 पाउंड। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज़ है ये
कोई भी फॉर्मल रोल यहाँ पर प्ले नहीं करती है, बट यूज़फुल हो जाती हैं प्लेयर्स के लिए और बहुत ही एसेंशियल हो जाती हैं कंप्यूटर चेसेस के लिए जब पोजीशंस को यहाँ पे एवेल्युएट किया जाता है। सो बेसिकली ये जो सेंटीपॉन का वैल्यू होता है इसको यूज़ किया जा सकता है एज एन इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्ले। ठीक है, द फ्यूअर द सेंटीपॉन्स वन लूजेस पर मूव द स्ट्रोंगर द प्ले विल बी। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो इस पूरे आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज the 160th birth anniversary of Swami Vivekanand is being observed as a National Youth Day. Every year, January 12th, India observes National Youth Day. This day is marked to remember Swami Vivekananda's birthday, one of India's most prominent figure. साथ ही 12 जनवरी के दिन जितने भी हमारे युवा हैं उनको प्रेरित किया जाता है कि वो विवेकानंद जी के विचारों को अपनाएं और उन पर ही आगे बढ़ें। नेक्स्ट, AC Chirina, an Indian American aerospace scientist, have been named as the new chief technologist at NASA, which is the US space agency. The first 5G enabled drone in India with vertical takeoff and landing has been developed by टेक स्टार्टअप कंपनी विच इज़ IG ड्रोन और इसका नाम रखा गया है स्काई हॉक। ठीक है, ये जो ड्रोन का नाम है इट इज़ द स्काई हॉक विच हैज़ uses outside of military and medical application, and this type of 5G enabled drone can be used especially for medical purposes. Next, former Union Minister and Rashtriya Janata Dal leader Sharad Yadav passed away at the age of 75. So it's a quiz time, and first question is, recently Skyhawk is in the news is associated with which of the following? Next, a governor holds office for a period of 5 years, under which article it is mentioned. ठीक है, so you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. We have entirely dedicated faculty for both the exams. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.